हेलो स्टूडेंट। तो कल के क्लास में हमने बात कर लिया था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, टाइड्स के बारे में एंड महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में, इन सभी के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में कल हमने बात कर लिया था। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं जो कि पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। है कि जो एस वेव की खोज किसने की थी? एस वेव की खोज जेफरीज ने की थी। पी वेव की खोज कोनराड महोदय ने की थी और एल वेव की खोज HD लव ने की थी। आप इसे कहीं भी क्या करिएगा, पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें इसी टाइप के फॉर्म में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सुनामी के बारे में। तो सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानीज लैंग्वेज है, यानी कि जापानी भाषा टसु और नामी से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? सुनामी। इसका अर्थ टसु और नामी का अर्थ होता है क्या चीज? बंदरगाही तरंगे। ठीक है। सुनामी उत्पन्न कैसे होता है इसके बारे में बात करें तो जो सुनामी है, जब महासागर के तली में क्या होता है, भूकंप, भ्रंशन या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, या फिर अंतर्जातीय बलों के कारण, जब अंतर्जात बल होते हैं समुद्र के, महासागर के अंदर, तो सुनामी उत्पन्न होता है। बात करें सुनामी कहाँ पे किस टाइप की होती है, तो महासागर में बात करें सुनामी की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है और तरंग की ऊंचाई कम होती है। उसके बाद बात करें समुद्री तट में जो ये सुनामी है इसकी जो लंबाई रहती है वो कम रहती है और जो तरंग की ऊंचाई रहती है वो ज्यादा रहती है। उसके बाद गहरे समुद्र के तट में जो इसका गति रहता है सुनामी का वो ज्यादा रहता है। गहरे समुद्र में क्या रहता है? गति ज्यादा रहता है, लेकिन तट पर कम रहता है। बात करने वाले हैं अब फिर देखिए सुनामी की पता जिस पद्धति से लगाया जाता है, किस पद्धति से? डार्ट, यानी कि डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। इससे क्या किया जाता है? इस पद्धति से सुनामी का, इस प्रक्रिया से सुनामी का पता लगाया जाता है। आगे बात करें हम लोग पेट्रोलॉजी। ये तो बहुत ही छोटा पॉइंट है। ये क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। इसमें इस सैल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं इधर जो हमारा मुख्य टॉपिक है अभी, वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है? जहाँ पे बहुत सारी गैसों का मिश्रण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का मिश्रण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें उपस्थित हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है। तो बहुत सारी गैस, इसमें से जो कुछ प्रमुख गैसें हैं वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन, नियोन, जेनान, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब इसकी प्रमुख गैसें हैं। अब बात करें वायुमंडल में परतें भी हैं, तो उन परतों के बारे में बात करें तो जैसे कि है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है। क्या है? वायुमंडल का सबसे निचला परत। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6 से 18 किलोमीटर है। ग्रीष्म ऋतु में जो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ जाती है और शीत ऋतु में घट जाती है। बात करें ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो न्यूनतम रहती है, विषुवत रेखा पर मैक्सिमम रहती है। आगे बात करें जो क्षोभ सीमा है, ये क्षोभ मंडल को समताप मंडल से क्या करता है? अलग करता है। क्षोभ सीमा क्या करता है? क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे इसका तापमान क्या होता है? कम होते जाता है। और 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसे हम लोग सामान्य ह्रास तापदर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल में जो सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में जो है सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल हवाई जहाज के उड़ने के अनुकूल नहीं है। आगे बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर है। यहाँ जो है ओजोन गैस की उपस्थिति है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है।
बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल क्या करता है, ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस यानी कि ओजोन गैस यूवी रेज पराबैंगनी किरण को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करता है। जो ओजोन गैस है वो क्या करता है, ओजोन परत वो क्या करता है, यूवी रेज को रोकता है और पृथ्वी की रक्षा करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तो इससे क्या होगा, अधिकतर लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी। बात करें तो ये जो समताप मंडल है ये क्या है, एक शांत प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसम से संबंधित जो ये घटनाएं हैं, बारिश वगैरह, ये यहाँ से संबंधित नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं होती है। इसमें वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह सामान्यतः अनुपस्थित होता है। इसमें वायु का जो है ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं होता है। इसका तापमान समरूप होता है, क्या होता है, सब लगभग समरूप होता है, एक जैसा। समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है। हमने बात किया ऊपर, क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है, और समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है। ये क्या है, ये हवाई जहाज के उड़ने के लिए अनुकूल है, इसमें हवाई जहाज उड़ सकता है। आगे बात करें हम लोग मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर किए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम्स के लिए, और पीटी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जो अभी हमारे पास टाइम कम है तो उस हिसाब से इसी प्रकार पढ़ना जरूरी है, क्विक रिवीजन करना जरूरी है। अब बात करें यहाँ पे जब उल्काएं प्रवेश करती हैं, यहाँ पे जब उल्काएं प्रवेश करती हैं तो गैसों से उनका घर्षण होता है। तो जब घर्षण होता है तो क्या करती हैं, जलने लगती है। तो जब जलने लगती है, यहाँ पे क्या करती हैं, उल्काएं जलने लगती है, जलने लगती है तो लोग क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड है। बात करें उसके बाद हम लोग तापमान, इसकी जो तापमान है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होता है। और मध्य मंडल एवं आयन मंडल को मध्य सीमा क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, आयन मंडल और मध्य मंडल को कौन अलग करता है, मध्य सीमा। आगे बात करने वाले हैं हम लोग आयन मंडल के बारे में। बात करें आयन मंडल के बारे में, तो आयन मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 500 किलोमीटर है, कहीं कहीं 700 किलोमीटर भी हमें मिलता है। तो इसके बाद आगे कहें बात करें तो इसके अंतर्गत आवेशित कण होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। ये रेडियो तरंगों को सतह की तरफ परावर्तित करती हैं एवं दूर संचार को संभव बनाती है। अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो क्या दूर संचार संभव होता, नहीं होता, क्योंकि दूर संचार को संभव बनाने के लिए आयनोस्फीयर का होना जरूरी है। यहाँ पे तापमान बढ़ता है कब, ऊंचाई बढ़ने पर। इसकी यहाँ पे हमें ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, जिससे अरोड़ा दिखाई देता है, ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, इसे क्या बोलते हैं, अरोड़ा। बात करें बाह्य मंडल की, तो बाह्य मंडल की ऊंचाई है कितनी है, 700 किलोमीटर से ज्यादा है, 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और गैसों का घनत्व यहाँ पे न्यूनतम है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग स्थायी पवनों की, तो स्थायी पवनें 3 प्रकार की हैं, एक सन्मार्गी पवन है, एक पछुआ पवन और एक ध्रुवीय पवन। सबसे पहले हम बात करें सन्मार्गी पवन की, तो ये जो प्रवाहित होती है कहाँ पे, ये दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांश की तरफ होती हैं, दोनों गोलार्धों में। इसकी दिशा जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। ये क्या है, उष्ण पवन है, यानी कि गर्म पवन है। ये क्या, एक गर्म पवन है। ये वर्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ जब ये चलती हैं तो क्या होता है, पूरब से जो पश्चिम की तरफ है वो वर्षा कम होती है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम छोटे टॉपिक्स लिए हैं, क्योंकि इसे हम डिटेल से नहीं पढ़ने वाले हैं, डिटेल से आपने इसे पढ़ा होगा। आगे बात करें हम लोग किसकी, पछुआ पवन की, तो पछुआ पवन की बात करें तो ये भी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक अक्षांश में है, दोनों गोलार्धों में। इसकी जो सामान्य दिशा है ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। सन्मार्गी पवन पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है और पछुआ पवन पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। तो ये जाहिर सी बात है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है तो पश्चिम में ज्यादा वर्षा होगा, और पूरब की तरफ जब तक ये जाएगी तो वर्षा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की।
दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री है उसको गरजती चालीसा कहा जाता है, 50 डिग्री को प्रचंड पचासा और 60 डिग्री को चीखती साठा कहा जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये जो नाम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोलर विंड की। पोलर विंड दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ होता है। इसकी जो दिशा है ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। और ये क्या है, ये एक शीतल पवन, यानी कि ये ठंडी हवाएं हैं। ये जब चलती हैं तो क्या होता है, ठंडी हवाएं लेके चलती हैं। ये हिमपात के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। ये क्या है, हिमपात, यानी कि हिमपात के लिए ये जिम्मेदार है। अब बात करें हम लोग आर्द्रता की, तो ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। क्या है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। इसके आर्द्रता क्या है, मतलब वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही है। वायुमंडल में बहुत सारी होती है तो उसमें जो जलवाष्प होता है उसी की मात्रा है। इसी से क्या होता है, बारिश होता है जब ये बूंद में कन्वर्ट होती है तब। ठीक है, आगे बात करें इसके प्रकार की, तो इसमें है क्या चीज, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता हम किसे कहते हैं, जब किसी निश्चित आयतन की वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें, सापेक्ष आर्द्रता हम लोग किसे कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता की यहाँ पे हम बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता क्या है, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। किसका, तो क्या होता है जब वायु निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना में, जब वायु के निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना में वायु के आर्द्रता सामर्थ्य से किया जाता है तो उसे हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता कैसे निकाला जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100, ऐसा करके क्या निकाला जाता है, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अब हम विशिष्ट आर्द्रता की बात करें तो विशिष्ट आर्द्रता क्या है, जब 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को नाप लिया जाता है तो इसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। अब बात हम करते हैं ताप ह्रास दर क्या है। ताप ह्रास दर क्या है, ये सामान्य ताप ह्रास दर की बात करें तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, यदि सेल्सियस कम हो तो इसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। आर्द्र ऊर्ध्वोष्म ताप ह्रास दर क्या है, जब 1000 मीटर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो। शुष्क ऊर्ध्वोष्म ताप ह्रास दर क्या है, जब 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो तो इसे हम शुष्क ऊर्ध्वोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं रेनफॉल के बारे में, यानी कि वर्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्षा क्या है। तो जो वर्षा है, जब संघनन की क्रिया होती है तो जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होते हैं तो वो जल के रूप में परिवर्तित होते हैं और सतह पर गिरते हैं, इसे ही हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब बात करें वर्षा। वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक संवहनीय वर्षा और एक चक्रवातीय वर्षा। बात करें पर्वतीय वर्षा की, तो पर्वत के कारण होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। ये मूसलाधार होती हैं गरज एवं चमक के साथ। क्या है कि ये जो पर्वतीय वर्षा है ये जब होती है तो बहुत ही मूसलाधार होती है और उसमें गरज तथा चमक दोनों होता है। ये पर्वत का विपरीत ढाल यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पर्वत का विपरीत ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। आगे हम बात करें, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है तथा वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। और जाहिर सी बात है तापमान घटेगा तो क्या होगा, जो संघनन है वो कम होगा तो वर्षा की मात्रा घट जाएगी। आगे बात करें हम लोग संवहनीय वर्षा की, तो संवहनीय वर्षा कब होती है, संवहनीय वर्षा कब होती है, अधिक तापमान के कारण जब संघनन होता है तो उसके कारण जो होने वाली वर्षा है उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये विषुवतीय प्रदेश में अधिकतम होती है। ये भी मूसलाधार होती है, ये भी गरज और चमक के साथ होती है। भारत में ये कब होती है, गर्मी के दौरान। तो भारत में ये गर्मी के दौरान होती है तो इसे प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। भारत में ये होती है तो इसे क्या कहा जाता है, प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि ये चक्रवाती वर्षा के बारे में।
तो चक्रवातीय वर्षा क्या है? ये क्या है? चक्रवात के समय होने वाली वर्षा है। ये क्या है? चक्रवात के समय होने वाली। ये कब होती है? जब भारत में चक्रवात आता है। ठीक है। उसके बाद ये दो प्रकार की होती है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्ण चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है वो देखते हैं। ठीक है। अब बात करें हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास कहाँ पे होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये 12 से 25 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड पर होता है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी भाग में उपस्थित जलीय भाग के ऊपर बनते हैं। अब हम अगर बात करें तो जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो इसके आने से पहले ये क्या करती है? सूचना देती है। तो उसमें क्या होता है? जो वायुमंडल है वो एकदम शांत हो जाता है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने वाला होता है तो वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। वायुदाब जो है वो निम्न हो जाता है। जो वायुदाब है वो क्या होता है? निम्न हो जाता है। और जो पवनें होती हैं वो तेज गति से प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये आती हैं तो इस प्रकार क्या करती हैं? अपना संकेत देती हैं। उसके बाद हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये कहाँ पे होता है? शुष्क प्रदेश होता है। इसके केंद्र में चक्रवात की आंख जो होती है, इसके केंद्र पे जो आंख होती है वो क्या होती है? एकदम गर्म होती है। और यहाँ पे इसके केंद्र पे क्या होता है? वायुदाब निम्न होता है। वायु का यहाँ पे उत्थान होता है, फिर वायु का अभिसरण होता है। आगे बात करें हम लोग चक्रवात में। चक्रवात में वर्षा जो होती है उसे चक्रवात में जो वर्षा होती है उसे वर्षा पेटी कहा जाता है। बात करें चीन में इसे किस नामों से कहाँ कहा जाना जाता है? चीन और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। दक्षिणी एशिया में चक्रवात, कैरेबियन सागर में हिराकेन, मैक्सिको की खाड़ी में से टारनेडो के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं शीतोष्ण चक्रवात की। तो शीतोष्ण चक्रवात क्या है आइए देखते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात क्या है? शीतोष्ण चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। इसका भूमि और वाटर मतलब पानी जल में दोनों जगह इसका उत्पन्न होता है। ये कब होता है? जब क्या होता है? शीत ऋतु जब मजबूत होता है, वर्षा धीरे धीरे होता है इसमें, लेकिन लंबे समय तक होता है। ये बनता कब है? जब वाताग्र गर्म और ठंडा, जब गर्म वाताग्र मिलता है और जब ठंडा वायु मिलता है तो इससे इसका निर्माण होता है। ठीक है। किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में इसका निर्माण होता है। बात करें हम लोग आगे, ये कहाँ पे बनता है? ये भूमध्य सागर के ऊपर बनता है। ये पछुआ जेट स्ट्रीम के द्वारा पश्चिम से पूरब की तरफ स्थानांतरित होता है और फिर भारत में प्रवेश करता है। कब? शीत ऋतु में भारत में, उत्तर भारत में प्रवेश करता है और इससे क्या होता है? वर्षा होता है। इसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है। आगे बात करें जेट स्ट्रीम की। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिली थी? जब पहला द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी के दौरान हमें क्या पता चला था? जेट स्ट्रीम के बारे में हमें पता चला था। अगली जानकारी हमें कब मिली? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमें जेट स्ट्रीम की पहली जानकारी मिलती है। आगे बात करें ऊपरी वायुमंडल में इसका प्रवाह कहाँ से कहाँ से होता है? 6 से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका प्रवाह होता है। ये कहाँ चलती है? ये पश्चिम से पूरब की तरफ तरंगों के रूप में क्या करती हैं? प्रवाहित होती हैं। वैसे देखें तो जेट स्ट्रीम जो है वो क्या करती हैं? जब ये पश्चिम से पूरब की तरह चलती है तो क्षोभ सीमा के ऊपर तीव्र वेग से विसर्पण करती है। तो यहाँ पे पवनों का प्रवाह होता है। तो ये 6 से 14 किलोमीटर के ऊपर होती है। इसके बाद बात करें तो ये 80 से 120 माइल प्रति आवर की स्पीड से चलती है। क्या करती है? 80 से 120 माइल प्रति आवर के हिसाब से स्पीड से चलती हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो जेट स्ट्रीम है इसकी ऊंचाई मैक्सिमम होती है और शीत ऋतु में मिनिमम होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये निम्न अक्षांश की तरफ स्थानांतरित हो जाती हैं और शीत ऋतु में तब ये कहाँ होती होगी? उच्च अक्षांश के तरफ प्रवाहित स्थानांतरित हो जाती होंगी। ये जलवायु तथा वर्षा को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये क्या करती है? जलवायु और वर्षा को प्रभावित करती है। अब बात करें हम लोग इसके प्रकार की, तो इसके प्रकार
पछुआ जेट, ध्रुवीय जेट, ध्रुवीय रात्रि जेट और पूर्वी जेट। ये सब क्या है, इसके प्रकार हैं, किसके, जेट स्ट्रीम के। आगे बात करें वायुमंडल का त्रिकोशीय परिसंचरण के बारे में, तो ये जो है किसने दिया, इसे हैडली कोशिका, फेरल कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, 3 भागों में ये बटा हुआ है कि कौन सा चीज, वायुमंडल का जो त्रिकोशीय परिसंचरण है ये 3 में बटा है। एक है हैडली कोशिका, एक फेरल कोशिका, एक ध्रुवीय कोशिका। इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं। जो ये है हैडली कोशिका, ये 0 डिग्री ये नॉर्थ से कहाँ तक है, ये हैडली कोशिका 0 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक है, और इधर भी है, नॉर्थ तक भी है। आगे बात करने वाले हैं, तो यह नीचे में हमने लिखा है कि जो विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब है ये 0 डिग्री है। कितने 0 डिग्री पर क्या होता है, इसे हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के नाम से जानते हैं। 30 डिग्री पर जो होता है हाई प्रेशर होता है, और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे बात करें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की, तो ये 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में होती है। यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और इसे हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करें 90 डिग्री, ये भी नॉर्थ और साउथ दोनों में होती है, इसे हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब के नाम से जानते हैं। और जो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ का है, इसे हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। देखिए अब 0 से लेके 30 डिग्री तक है, और इस यहाँ से 30 से लेकर 35 डिग्री तक है, उसे हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि लो प्रेशर होता है, ऐसा होता है, और अधिक तापमान के कारण इसका विकास होता है। ये जो है विषुवतीय रेखा, इसका जो विकास है कहाँ पे होता है, अधिक तापमान के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं ITCZ के बारे में। ठीक है, तो ITCZ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ITCZ के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं, ये क्या है, क्षेत्र है। ये क्या है, एक क्षेत्र है। इसे हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं इसे, ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक ये क्या है, डोलड्रम है, और ये ITCZ है। ITCZ क्या होता है, तो एक ऐसा क्षेत्र होता है ITCZ जहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जो हवाएं हैं, पवने हैं, वो विपरीत स्वभाव वाली जो पवने हैं जो अभिसरित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ITCZ क्या है, ये डोलड्रम है, ये एक गर्म प्रदेश है। यहाँ पे जब तापमान बढ़ता है तो निम्न वायुदाब होता है। और इसके बाद बात करें तो ये जो है, ये जो ITCZ ये जो है स्थिर नहीं होता है। उत्तरी एवं दक्षिणी सन्मार्गी पवन का जब अभिसरण होता है तो उसे हम ITCZ कहते हैं। ये क्या है, ये उत्तरी सन्मार्गी पवन है और ये दक्षिणी सन्मार्गी पवन है। ये जो ITCZ है ये डोलड्रम है, ये एक शांत प्रदेश है, ये भी हम जानते हैं। डोलड्रम क्या है, ये एक निम्न वायु दाब, यहाँ पे निम्न वायु दाब होता है। ये एक गर्म प्रदेश होता है, जब यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है तो ऐसा होता है। आगे बात करें तो ये ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, उत्तर की तरफ स्थानांतरित करती है, और शीत ऋतु में दक्षिण की तरफ स्थानांतरण करती है। अब बात करें हम लोग क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई की, तो विषुवत रेखा पर क्यों होता है, तो गुरुत्व न्यूनतम होता है, इसलिए क्षोभ मंडल पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है, अधिकतम होती है। संवहन धारा के कारण होती है। अब बात करें अभिवहन क्या है, जहां क्षैतिज रूप में वायु द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम अभिवहन कहते हैं। लंबवत रूप में वायु द्वारा ऊष्मा का जहां स्थानांतरित होता है उसे हम संवहन कहते हैं। बिना माध्यम के ऊष्मा का जहां पे स्थानांतरित होता है उसे हम विकिरण कहते हैं। और ठोस की सहायता जिससे जहां ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम चालन कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानने वाले हैं अल्नीनो के बारे में। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बात करें अल्नीनो की। अल्नीनो क्या है, अल्नीनो एक गर्म महासागरीय जलधारा है। अल्नीनो क्या है, एक गर्म महासागरीय जलधारा है। ये कहाँ बनता है और ये कैसे ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनता है, पेरू के तट के पास। कहाँ पे बनता है, पेरू के तट के पास, दक्षिणी मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर में। इसे ईसु का बेटा कहा जाता है। इसे ईसु का बेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है दिसंबर में क्रिसमस के टाइम
आती है, इसलिए इसे यीशु का बेटा कहा जाता है। इसे ब्लेस्ड चाइल्ड भी कहा जाता है। क्या चीज? ब्लेस्ड चाइल्ड। ये अक्षर नहीं आता है, ये 3 से 5 वर्षों के बाद क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? 3 से 5 वर्षों के बाद। यह प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय परिसंचरण को उल्टा कर देती है। क्या करती है? उल्टा कर देती है। और जो ये एल नीनो है, इसका भारतीय मानसून पर क्या करता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल से नहीं जाने हैं एल नीनो के बारे में, क्योंकि जानते हैं आप लोग फाउंडेशन बेस में इसे पढ़े होंगे डिटेल से। बात करें हम लोग, छोटी सी बात है, एक सामान्य वर्ष है, एक एल नीनो वर्ष है। सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में ये जो क्षेत्र है ये किसका है? जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या होते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे ताप कम होता है तो यहाँ पे ताप ज्यादा होता है। ये पेरू से क्या करती है, ठंडी जलधाराएं यहाँ से पेरू से उत्पन्न होती है। ये जो पेरू से धाराएं उत्पन्न होती है तो ये यहाँ इस तरफ क्या करती है, मूव करती है। जब ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, गर्म जल का अभाव होता है। फिर ये यहाँ से क्या करती है, यहाँ से आती है, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे आती है। यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे आती है। तब यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। क्या पे होता है, हाई प्रेशर। यहाँ पे लेकिन लो प्रेशर रहता है। ओके, और ये इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी सन्मार्गी पवन, और इसे वॉकर परिसंचरण कहते हैं। ये यहाँ से ऐसे करके घूम के आती है, इसलिए हम इसे वॉकर परिसंचरण कहते हैं। उस प्रकार बात करें एल नीनो वर्ष की, एल नीनो वर्ष में क्या होता है, ये पेरू का तट है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे लेकिन प्रेशर कम होता है। यहाँ पे लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर होता है। एल नीनो वर्ष में क्या होता है, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ से आती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर बनती है। यहाँ से जो विंड चलती है, इसे ही हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। एल नीनो क्या, एक गर्म जलधारा है। हमने एल नीनो के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा है एल नीनो का। और देखिए एल नीनो की उत्पत्ति के कारण क्या है। एल नीनो की उत्पत्ति के कारण बात करें तो ये जब दक्षिणी सन्मार्गी पवन क्या होती है, कमजोर हो जाती है। हमने अभी आपको दिखाया था जो ITCZ में दक्षिणी सन्मार्गी पवन इस टाइप से चलती है नीचे से, तो जब वो कमजोर होती है उसके कारण क्या होता है, एल नीनो की उत्पत्ति होती है। कब, कहाँ पे, पेरू के तट पर जब गर्म जल का जमाव होता है पेरू के तट पर। ये इस साइड हम अभी बात किए थे कि यहाँ पे क्या होता है, पेरू के तट पर गर्म जल का जमाव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आती है तो यहाँ पे गर्म जल का जमाव हो जाता है, उससे क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ये मजबूत प्रतिविश्वतीय जलधारा क्या है, एक मजबूत प्रतिविश्वतीय जलधारा, मजबूत विश्वतीय पछुआ पवन होती है। यहाँ चिनूक की बात करें अब हम लोग। चिनूक क्या है, एक स्थानीय पवन है। ये कब आता है, शीत ऋतु में, और ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो यहाँ डिटेल से हम आपको ये सब बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं तो इसे हमें शॉर्ट में लेके चलना है। अब बात करें, इसमें बात कर ले एक चीज, अब बात करते हैं हम लोग भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, भारत के भूगोल में सबसे पहले हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करें तो भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के चट्टान हैं, विभिन्न प्रकार के चट्टानी इतिहास हैं, अनेकों प्रकार के क्या है, अलग अलग चट्टानें और अलग अलग इनकी कहानियां हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एक है आर्कियन समूह, एक है पुराण समूह, एक है द्रविडियन और एक है आर्यन समूह। क्या समूह है, 4 समूहों में ये बटा है। पहले आर्कियन समूह है। आर्कियन समूह के बाद बना है हमारा धारवाड़ के बाद कोडप्पा के बाद विंध्यन के बाद द्रविड़ के बाद गोंडवाना के बाद दक्कन के बाद टर्शियरी के बाद हमारा बना है क्या चीज, क्वार्टरनरी। आगे बात करें किसके बारे में, आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में। आर्कियन क्या है, ये एक प्राचीनतम चट्टान है। इसकी उत्पत्ति शीतलीकरण की क्रिया से हुई है। वास्तव में ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। अब देखिए, जब ये आग्नेय चट्टान है तो शीतलीकरण की प्रक्रिया से इसका निर्माण तो होगा, क्योंकि लावा जब निकली है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ठीक है, कठोर, ये क्या है, ये कठोर चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है। ये स्थलाकृतियों के आधार में उपस्थित होती हैं और इसके अंदर बेसाल्ट ग्रेनाइट नीस और शीस्ट उपस्थित होते हैं और इसका क्या हो चुका है, रूपांतरण हो चुका है। ठीक है, अब रूपांतरण नहीं होगा, इसका रूपांतरण हो चुका है। आगे बात करें
धारवाड़ चट्टान की, तो इसे प्राथमिक रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक रूपांतरित चट्टान। इसकी उत्पत्ति आर्कियन चट्टान के अनाच्छादन के कारण हुआ है। किसके कारण? आर्कियन चट्टान के अनाच्छादन के कारण। ओके, बात करें इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अवसादों से हुआ है। मतलब जब क्या हुआ, पानी काटते हुए आती है तो उसके अवसादों को लेते आती है, तो जो लेके आई है तो उसके जो अवसाद बचे उन्हीं से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। इसमें भी क्या है? जीवाश्म का अभाव, क्योंकि इसी से बनी है, तो इसमें जब जीवाश्म का अभाव है तो इसमें जीवाश्म का अभाव होगा। इसकी प्रमुख चट्टानें जो है वो बालू पत्थर और नीस है। बालू पत्थर क्वार्ट्ज में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो गई है। ये धात्विक खनिज के लिए परिसिद्ध है। कौन सा? धारवाड़ चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए। इसमें आयरन, निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम और क्या है, मैग्नीशियम के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। इसमें कम ये इसमें है उपस्थित, मैग्नीज उपस्थित है। उसके बाद बात करें हम लोग कुड़प्पा की। कुड़प्पा की उत्पत्ति धारवाड़ चट्टानों के अनाच्छादन की प्रक्रिया से है। क्या हुआ है? इसी के अनाच्छादन से इसका उत्पत्ति हुआ है। यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। यहाँ परतों की उपस्थिति है, क्योंकि ये अनाच्छादन से बनी है तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर आते गए। यहाँ भी जीवाश्म क्या है? अनुपस्थित है। इसके अंदर जीवाश्म ईंधन का क्या है? अभाव है। प्रमुख चट्टान जो इसके हैं वो है बालू पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर और संगमरमर। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, तो इसको आप अच्छे से क्या करिएगा, देखिएगा, एक बार याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं ऐसे टाइप से। ओके, तो जो कुड़प्पा की प्रमुख खनिज है इसमें वो सब क्या है? लोहा, मैग्नीज, डायमंड, हीरा और तांबा। अब हम बात करते हैं विंध्यनगढ़ की चट्टान के बारे में। विंध्यन का नाम विंध्यन क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो विंध्यन चट्टानें हैं ये विंध्यन रेंज में उपस्थित थी और अभी भी उपस्थित हैं, इसलिए इसे विंध्यनगढ़ की चट्टानें कहा जाता है। ये इसके पश्चिम में ये क्या है? राजस्थान के पश्चिम में है और ये राजस्थान से पूर्व में बिहार में है। बिहार के सासाराम और रोहतास तक ये विस्तृत है विंध्यन रेंज। ठीक है, इसका उत्पत्ति जो है कुड़प्पा के चट्टानों के अनाच्छादन से हुआ है। ये क्या है? ये एक अवसादी चट्टानें हैं। इसके अंदर भी परतें क्या है? उपस्थित हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसके दो टाइप है, एक तो ऊपरी विंध्यन है और दूसरा निचला विंध्यन है। ऊपरी विंध्यन का उत्पत्ति जो है वो नदी घाटी के से हुआ है। नदी घाटी में जो अवसाद आते हैं उससे हुआ है, और निचले विंध्यन का सागरीय क्षेत्र से, और इसमें जीवाश्म की भी उपस्थिति है। अब हम बात करें प्रमुख चट्टानों की, तो इसके जो प्रमुख चट्टान है वो है बालू पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर। ओके, ये लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब लाल बलुआ पत्थर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो हमारे भारत के शासक रहे थे उसने क्या कहा था? लाल किला, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, और जो शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार में, ये भी बनवाया गया है लाल बलुआ पत्थर से ही। ठीक है, और लाल बलुआ पत्थर जो है वो सासाराम में भी था, इसलिए जो शेरशाह सूरी था उसने अपना मकबरा इसी से बनवाया था। अब बात करें इसके अंदर पन्ना, गोलकुंडा और अन्य खाद्यान्न आ जाते हैं, जिसमें क्या है? हीरा उपस्थित है। आगे हम बात करने वाले हैं गोंडवाना चट्टान की। तो जो गोंडवाना चट्टाने हैं इसका जो उत्पत्ति या निर्माण है वो नदी घाटियों के अवसादों के जमाव के कारण से है। क्या होता है? जब नदियां आती हैं तो वो अपने साथ चट्टानों को काटकर मिट्टियों को लेकर अवसाद लेके आती हैं, फिर वो धीरे धीरे जमा करती हैं। अगर एक ही जगह पर बहुत सारी बार नदियां आ जाए ना और अवसादों का जमा करने लगे तो उससे क्या होता है? बार बार आने से जाने से वहाँ पे अवसादों का जमाव हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे टीला बनने लगता है और टीले से धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसमें जो नदी घाटी महत्वपूर्ण है वो कौन कौन सी है? दामोदर, बड़ाकर, स्वर्णरेखा, सोन, महानदी और गोदावरी। इन नदी घाटियों के अवसादों के द्वारा क्या हुआ है? गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ है। आगे हम बात करते हैं, ये चट्टान जीवाश्म में क्या है? धनी है। यह गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना। देखिए, कोयला दो प्रकार का होता है, एक तो गोंडवाना, एक टर्शियरी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए। भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही बैठा है। भारत में कुल कोयले का जो 99% उत्पादन है वो इसी में होता है। यहाँ बिट्यूमुन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। बात करें हम लोग टर्शियरी
क्रम की चट्टानें की, तो ये चट्टानें हिमालय में उपस्थित है। इसके उत्पत्ति या निर्माण की बात करें तो तेथिस सागर के अवसादों के बलन की क्रिया से। हमने आपको बताया था कि जो हिमालय है उसका निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सागर के जब टेथिस सागर से क्या हुआ था, गोंडवाना ने टकराया था, तो उसके जब वो टकराया था तो उससे क्या हुआ, भारी धक्के के कारण एक मोरदार पर्वत का निर्माण हुआ और उसी में टेथी सागर में वलन की क्रिया हुई, तो उससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो जाहिर सी बात है हिमालय में जितने भी चट्टाने आएंगे वो क्या होंगे, टेथी सागर के अवसाद से ही निर्मित हैं, क्योंकि जब हिमालय निर्मित है तो उससे बनने वाले हिमालय के अंदर जितने भी चट्टाने पाए जाएंगे वो सब क्या होंगे, टेथी सागर के ही अवसाद होंगे। आगे बात करें तो ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, इसके अंदर भी परतों की उपस्थिति होती है। ये भी क्या है, जीवाश्म में धनी है। तो ये टर्शियरी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हमने ऊपर बात किया जो गोंडवाना लैंड है वो किसके लिए, वो कोयले के लिए है, गोंडवाना कोयले के लिए, और जो ये है ये टर्शियरी कोयले के लिए है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। भारत का 2% जो कोयला है वो टर्शियरी प्रकार का है, ठीक है। जैसे कि डाफला, अरुणाचल प्रदेश, गारो, खासी, जयंतिया, माकुम क्षेत्र में क्या है, टर्शियरी प्रकार का कोयला है। बात करें अब लोग हम दक्कन चट्टानों की, तो दक्कन लावा प्रवाह का उदाहरण है। दक्कन का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है और लावा प्रवाह में जो लावा का जब शीतलीकरण हुआ है तो उस शीतलीकरण के कारण दक्कन का निर्माण हुआ है इस लावा से। इसकी उत्पत्ति लावा के शीतलीकरण से यानी कि ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ये क्या है, ये एक आग्नेय चट्टान है। जाहिर सी बात है जो लावा से बनी है वो आग्नेय चट्टान होंगी ही। ये कठोर चट्टाने भी हैं, जीवाश्म इसमें अनुपस्थित हैं, ये इसमें धात्विक खनिज की उपस्थिति है, काली मृदा इसमें उपस्थित है जो कि कपास के लिए बहुत ही उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करें हम लोग क्वार्टरनी चट्टानों की, तो ये क्या है, ये आधुनिक चट्टानों का उदाहरण है। उत्पत्ति भारत की महानदी तंत्रों के द्वारा अवसादों के जमाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये अवसादी चट्टाने हैं और ये पाई कहाँ जाती है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में। अब हम बात करें यहाँ जो भारत की जो महान नदी तंत्र है वो कौन कौन सी है, यहाँ पे जो भारत की महान नदी तंत्र है यहाँ पे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नवीन जलोढ़ मृदा। इसे हम बांगर और इसे खादर बोलते हैं। ये जीवाश्म में बहुत ही धनी है। आगे बात करें करेबा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में पाई जाती है। ये हिमयुगीन चट्टाने हैं, ये हिम नदी अवसाद से निर्मित हुआ है और यह एक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ये जो है हिमयुगीन चट्टाने हैं, इसलिए यहाँ पे हिम नदी अवसाद है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और ये फेमस किसके लिए है, ये केसर, जैफरान, सेब और वॉलनट के उत्पादन के लिए फेमस है। अब बात करें हम भारत के भौतिक विभाजन की, तो इसका भौतिक विभाजन किस प्रकार से देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय प्रदेश, भारत का विशाल मरुस्थल और द्वीपीय प्रदेश में इसका विभाजन किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की, तो आप देख सकते हैं ये है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये जो है ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के यहाँ उत्तर में क्या है, विंध्यन है, इसके पूर्व में अरावली है, इसके सबसे पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, यहाँ के इसके दक्षिण में आ जाइए उत्तर पूर्वी, यहाँ ये क्या पूर्वी और ये उत्तरी पूर्वी, यहाँ पे छोटा नागपुर, राजमहल ये सब उपस्थित है। आगे बात करें, ये क्या है, ये भारत का प्राचीनतम भूभाग है, ये लगभग भूगर्भिक क्रियाओं में स्थिर है। इसके उत्पत्ति या निर्माण की बात करें तो बताया जाता है कि जो इसका उत्पत्ति है वो प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा हुआ, या फिर हो सकता है कि क्षेत्रीय उत्थान के कारण हुआ हो, या हो सकता है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण इसका निर्माण हुआ हो। आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाले पठार की, तो इसके अंतर्गत जो आने वाले पठार हैं वो है शिलांग का पठार। ये मेघालय में स्थित है। मुख्य पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है ये गारो, खासी और जयंतिया में है। और शिलांग का पठार का जो चट्टान है ये नंगी चट्टाने हैं। ये मालदा भ्रंश है, इसको मालदा भ्रंश जो है वो शिलांग के पठार को क्या करती है, प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। आगे बात करें हम मारवाड़ के पठार की, तो ये राजस्थान में स्थित है और ये खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, रेनफॉल कम होता है। मालवा के पठार की बात करें तो इसका अत्यधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ये भी लावा के पठार का उदाहरण है। यहाँ पे काली मृदा उपस्थित है जो कि कपास के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है, मैंने बताया है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कपड़ा उद्योग लगाया जाता है, और कपड़ा उद्योग लगाया गया है क्योंकि कपास उत्पादित होता है, तो हो सकता है ये लोग सूती वस्त्र का निर्माण करें कपास से, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, कपड़ा उद्योग लगाया गया है। आगे बात करें हम लोग छोटा नागपुर के पठार की, तो ये मुख्य पठार का पूर्वी भाग है, हमने इसमें आपको दिखाया है। देखिए छोटा नागपुर कहाँ है, यहाँ पे स्थित है, तो ये क्या है, मुख्य पठार का पूर्वी भाग है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ जो नदियां हैं, दामोदर है, बड़ाकर है, स्वर्ण रेखा है, ये सब यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और ये क्या है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किस किस खनिज के लिए, लोहा, निकिल और मैग्नीज के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे भारत का रूर रीजन यानी कि खनिज प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटा नागपुर है वो झारखंड में पड़ता है, कुछ क्षेत्र उड़ीसा में, कुछ क्षेत्र पड़ता है। तो बात करें तो झारखंड जो है वो खनिज प्रधान देश है ही, इसलिए यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं, इसलिए इसे औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। जिसकी देख सकते हैं आप, जो टाटा स्टील का उद्योग है वो झारखंड में ही है। आगे हम बात करें छत्तीसगढ़ के मैदान की। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है इसे दंडकारण्य भी कहा जाता है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में है। ये भी क्या है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे 12 मास क्या होता है, चावल की खेती। भारत में जो सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है वो उड़ीसा में ही होती है। ठीक है, अब बात करें हम लोग तेलंगाना के पठार की, तो तेलंगाना का जो पठार है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी एक लावा का पठार है। लावा का पठार का अर्थ है कि ये अवश्य ही ज्वालामुखी क्रिया के कारण बना है, तो ये भी खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कर्नाटक के पठार की बात करें तो ये एक विशाल का पठार है और यहाँ खनिज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र का पठार, ये दक्कन के पठार का भाग है। ये किसका भाग है, दक्कन के पठार का भाग है। ये बेसाल्ट का पठार है और यहाँ पे काली मृदा है जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बात करें बघेलखंड का पठार, ये भारत की समय रेखा यानी कि मानक रेखा और जो कर्क रेखा है वो एक दूसरे को काटती है। उसके बाद बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो ये एमपी और यूपी दोनों जगह है। ये शुष्क भूमि है और यहाँ पे बारिश कम होती है और यहाँ पे नीच जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ये हिमालय का पूरा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ये उत्तर का क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ये यूरेशियन तथा भारतीय प्लेट के अभिसारी गति के कारण हुआ है। तो आप ये जानते हैं अभिसारी गति क्या है। अभिसारी गति में क्या होता है, जो दो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के तरफ क्या करती है, गति करते हुए आती है। तो ऐसा ही हुआ था जब गोंडवाना लैंड अलग हुआ था, और जब गोंडवाना लैंड आया था और टेथिस सागर से जब टकराया था, तो उस समय टेथिस सागर था वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। तो जब टेथिस सागर से टकराया था तो उस समय क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसी में जो हिमालय का निर्माण हुआ था तो टेथिस सागर के अवसाद से हुआ था। ये चट्टाने क्या है, ये अवसादी चट्टाने हैं, यहाँ टर्सरीय चट्टाने भी उपस्थित हैं। बात करें महान हिमालय, यहाँ पर आर्कियन चट्टाने हैं। ये जीवाश्म, यहाँ पे क्या है, जीवाश्म की उपस्थिति है। अब बात करें हम लोग पामीर गांठ की। पामीर गांठ देखिए जहाँ पे बहुत सारी चीजें क्या जुड़ी होती है उसे हम गांठ कहते हैं, लेकिन जहाँ पे जो पर्वतों का जो समूह है उसे हम पामीर गांठ कहते हैं। तो पामीर गांठ की बात करें तो देखिए पामीर घाट में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे कि नामचा वर्मा, नंगा पर्वत, कुल्लुनशान, काराकोरम, अराकान योमा, कीर्थ, सुलेमान, हिंदू कुश, तिएनशान, ये सब है। और ये जो इस टाइप से बना हुआ है इसे क्या कहा गया, अक्ष संघीय मोड़ कहा गया। चारों तरफ से क्या क्या है, इसे क्या, तो इसे अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हिमालय के वर्गीकरण की। हिमालय का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, पहला तो प्रादेशिक वर्गीकरण, दूसरा पर्वतीय वर्गीकरण। ठीक है, प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें प्रदेश के हिसाब से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि देखिए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये असम के क्षेत्र में पड़ता है, ये नेपाल के क्षेत्र में और ये पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बात करें हम लोग पर्वतीय हिसाब से, तो जो ट्रांस हिमालय है और जो ग्रेट हिमालय है इसको कौन डिवाइड करता है, इसको बीच में इंडस, सांगपो, सचर जोन। और जो ग्रेट हिमालय है और मिडल हिमालय है इसको मेन, सेंट्रल, थ्रस्ट, और जो मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय इसको मेन, बाउंड्री, फॉल्ट क्या करती है, अलग करती है। आगे हम बात करें
ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर में पड़ता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। और इसकी जो सबसे उच्च चोटी है वो है K2। इसको जो हिमनद है वो है सियाचिन। ये सबसे बड़ा हिमनद है किसका? ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। उसके बाद बियाफो, रेमो, बोल्टारो, हिस्पर। आप इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ही, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, इसकी जो प्रमुख नदियां है वो क्या है? सिंधु, श्योक, गिलगिट और जास्कर। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। नंगा पर्वत के पास सिंधु गॉर्ज का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? नंगा पर्वत के पास सिंधु गॉर्ज का निर्माण किया गया है। आगे बात करें हम लोग महान हिमालय की, तो जो महान हिमालय है ये देखिए, ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है, ठीक है। ये हिमालय के क्या है? प्रथम उत्थान के कारण, जब हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ उसमें महान हिमालय का निर्माण हुआ था। प्रमुख चोटी इसमें क्या क्या है? माउंट एवरेस्ट, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा। यदि आपको बोले कि आप अरेंज करिए हिमालय के पर्वतों का जो इसका क्रम है किस प्रकार से है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं, अगर आपको ये याद रहेगा तो। आगे बात करें दक्षिणी ढाल। दक्षिणी ढाल में यहाँ पे रेन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे सघन वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पे जो उत्तरी ढाल में बारिश कम होती है, वर्षा कम होने के कारण यहाँ के कहते हैं वनस्पति कम पाई जाती है। आगे हम लोग बात करें मध्य हिमालय की, तो ये हिमालय का द्वितीय उत्थान है। जब हिमालय का द्वितीय उत्थान हुआ था उसमें मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3000 से 4000 मीटर है। ये पीर पंजाल, धौलाधर एवं मसूरी में स्थित है। ये महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां हैं, यहाँ पे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उसे विवर्तनिक घाटियां कहा जाता है। क्योंकि हो सकता है विवर्तनिक घाटियां इसलिए कहा जाता हो क्योंकि इसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकी के क्रिया के द्वारा हुआ हो। तो इसमें जो घाटियां क्या है? फूलों की घाटी, कुल्लू की घाटी और काठमांडू की जो घाटी है वो इसमें शामिल है। बात करें शिवालिक हिमालय की, तो ये हिमालय का तृतीय उत्थान के कारण उत्पन्न हुआ है और ये नई चट्टानें नहीं है। इसकी ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये 1500 मीटर मिलती है। तो यदि आपको एग्जाम में 1500 मीटर ऑप्शन में सिर्फ मिले तो आप 1500 मीटर टिक करिएगा, और यदि आपको 900 से 1200 मीटर मिले तो आप इसको टिक करिएगा, और यदि इन दोनों में से दोनों आ जाए तब आप इसे ही टिक करिएगा, ठीक है। अब बात करें मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटी उपस्थित है वो पश्चिम में दून घाटी है और पूर्व में द्वार घाटी है। आगे बात करते हैं हम लोग जो शिवालिक श्रेणी है उसमें क्या है? जो पहाड़ियां हैं वो कम ऊंचाई की हैं, ठीक है। जो पहाड़ियां हैं वो क्या है? कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। अब बात करें भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान की, तो यह हिमालय का प्रायद्वीपीय पठार के बीच, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। जैसे कि आप देखते हैं, ये देखिए, आपने देखा कि ये है प्रायद्वीपीय। हो सकता है अच्छा नहीं बने क्योंकि मैं अभी फास्ट में बना रही हूँ तो अच्छा नहीं ही बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है, और मुझे अच्छा नहीं बनेगा अभी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके, छोड़िए अभी छोड़िए इसको। यहाँ से ये ऐसे ऐसे है, फिर ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, इस सबसे छोड़िए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये जो है ये क्या है? अभी नहीं बन पाया है। ये क्या है? इसका प्रायद्वीपीय पठार है और ये हिमालय है यहाँ से, और ये जो बीच का भाग है ये क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ओके, इसका विस्तार कहाँ से है? यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। इसका उत्पत्ति भारत के महान नदी तंत्रों के अवसादों के जमाव से हुआ है। देखिए, गंगा नदी यहाँ से निकलती है और गंगा नदी भी यहाँ से आके यहाँ ऐसे जाती है। तो भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो इसमें गंगा निभाती है, लेकिन इसमें जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों की भूमिका उतनी ही है। अब बात करें आगे, इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये एक निक्षेपणात्मक मैदान है। इसे निक्षेपणात्मक मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियाँ जो अवसादें लाई हैं उसके निक्षेपण से बनी हैं, तो इसलिए इसे निक्षेपणात्मक मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करें, ढाल क्या है? ढाल सामान्यतः इसका जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। ऐसे देख ही सकते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है नदी, तो इसका ढाल तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही होगा। ये एक उपजाऊ मैदान है। यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी है, एक बांगर और एक
खादर। अब इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की अनुप्रस्थ के आधार पर बात करें तो जो भावर है इसमें कंकर पत्थर उपस्थित हैं। जो तराई है वहाँ पे जल का ज़्यादा जमाव है। जो बांगर है वो पुरानी मिट्टी है। जो खादर है वो नवीन मृदा है। और जो डेल्टा है ये तटीय क्षेत्रों में डेल्टा बनता है। अब बात करें प्रादेशिक या अनुदैर्ध्य के बात पे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज किस प्रकार से है। भारत जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो आप बता सकते हैं सबसे पहले राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर पूर्व का में गंगा का मैदान, फिर उसके पूर्व में असम का मैदान स्थित है। आगे बात करें हम लोग, आगे बात करने वाले हैं हम लोग गंगा के मैदान की। तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है और मध्यवर्ती गंगा का मैदान है और निचला गंगा का। गंगा का मैदान 3 प्रकार का है, ऊपरी, मध्यवर्ती और निचला गंगा का मैदान। अब हम बात करने वाले पूर्व से पश्चिम की तरफ जो बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या होती है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो ढाल और ऊंचाई इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे वनस्पति की सघनता कम होती जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तटीय प्रदेश की बात करते हैं आप लोग, कोस्टल रीजन की। हमारे पास सिर्फ तटीय प्रदेश की बातें हैं तो पश्चिमी तट 2 प्रकार बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान है, एक पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान में लगून का भी निर्माण हुआ है। अब इसकी बात करें तो ये विस्तार जो है पश्चिमी तटीय मैदान का कहाँ से कहाँ तक है, ये गुजरात से लेकर केरल तक है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो नदियों के अवसादों के जमाव से इसका उत्पत्ति हुआ है। वैसे तो अधिकतर जो यहाँ पे पर्वत पठार उपस्थित है सभी का निर्माण नदियों के अवसादों के कारण ही हुआ है। ये एक संकरा मैदान है क्योंकि यहाँ की नदियाँ क्या है, छोटी हैं। नदियों द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है। यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह के लिए ये क्या करता है, अनुकूल दशा है यहाँ पर। उसके बाद इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण है सबसे पहले कच्छ का मैदान, उसके बाद काठियावाड़ का, उसके बाद कोंकण का, उसके बाद कन्नर का और ये मालाबार तट है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा यहाँ पे मालाबार तट पर क्या होती है, भारी वर्षा होती है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो यहाँ मालाबार तट पर क्या होता है, भारी वर्षा होता है। ये अगर आपको बोले कि उत्तर से दक्षिण के तरफ क्या करिए, पर्वतीय जो मैदान है, तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, उसका अरेंज कीजिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा क्या चीज़, कच्छ का मैदान, फिर काठियावाड़ का, फिर कोंकण का, फिर कन्नर, फिर मालाबार। ओके, अब बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो ये एक क्या है, ये एक चौड़ा मैदान है। इसका निर्माण जिन नदियों द्वारा हुआ है वो नदियाँ क्या हैं, बड़ी हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति नदी अवसादों के जमाव से हुआ है। मृदा इसका उपजाऊ है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा उपस्थित है। यहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है, पर यहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पे लैगून का भी निर्माण हुआ है, जैसे कि चिल्का और पुलिकट झील। लैगून मतलब झील ही होता है, पुलकट और चिलकट झील जो है, पुलिकट झील, ये रामसर स्थल में शामिल है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। इसको याद करिएगा, रामसर स्थल में ये शामिल है, इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा याद करिएगा। आगे बात करें हम लोग वर्गीकरण की तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका वर्गीकरण जो है उत्कट मैदान, उसके बाद उत्तरी सरकार, उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे शीतकालीन मानसून क्या करती है, वर्षा करवाती है। उसके बाद बात करें हम लोग द्वीपीय प्रदेश की तो हमारे पास 2 ही द्वीपीय प्रदेश है, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्रबाल द्वीप का ये उदाहरण है। ये 36 द्वीपों का एक समूह है। ये इसमें जो है जनजातियां हैं वो कौन कौन सी जनजातियां हैं, मिनिके, सुहेली, बितरा और बंगाराम, अमीनी, ये सब इसकी जनजातियां हैं। और इसमें जो प्रमुख द्वीप हैं वो क्या है, चेतलत क्या है, इसका प्रमुख द्वीप है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो मालदीव और लक्षद्वीप है उसको कौन अलग करता है, तो आप क्या कहेंगे, 8 डिग्री चैनल। अब बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो इसमें टोटल 572, कहीं कहीं पे 576 भी हमें मिलता है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। इसमें 572 या 76 द्वीपों का क्या है, ये समूह है। यहाँ ये हिमालय का विस्तार है, हिमालय में ही ये क्या है, अंडमान निकोबार स्थित है। जब हिमालय क्या हुआ था, जब हिमालय का निर्माण होता था वो टूटा हुआ जो भाग था कुछ अंडमान निकोबार में हुआ, तो उसी का विस्तार, हिमालय का ही विस्तार है। इसको 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से क्या करती है, अलग करती है। यहाँ पे जो रहने वाली जनजातियां हैं वो क्या है, जारवा, ग्रेट निकोबारी, अंडमानी और सिनलिलीज। आपको पूछ सकता है कि जो अंडमान एवं निकोबार है उस वहाँ पे कौन किस किस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं जारवा, ग्रेट निकोबारी, अंडमानी, सिनलिलीज, ये जनजातियाँ रहती हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सैंडल। बैरन इसकी सक्रिय ज्वालामुखी है। सदारहित मैंग्रोव पर्णपाती वनस्पतियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ओके,
अगर आपको ये स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। आगे की वीडियोस में कोशिश करूँगी कि धीरे बोलने की। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट है, देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी को मैंने इसलिए इस पॉइंट को जोड़ा है क्योंकि इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत से है, जो कि तिब्बत में पड़ता है, जानते ही हैं आप लोग। और कैलाश पर्वत कहाँ है? बोखरचू के निकट है तिब्बत। तिब्बत में इस नदी को शिंगी खबान या शेर मुख के नाम से जाना जाता है। तो हमने इसको इसलिए लिखा इसके नाम को जानने के लिए, क्योंकि ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि इसको किस नाम से जाना जाता है। बात करें मानसून की, तो भारतीय जो जलवायु है किस प्रकार की है? वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से जलवायु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर भारत में कैसा जलवायु है, दक्षिण में कैसा जलवायु है, राजस्थान में कैसा है, जम्मू कश्मीर में कैसा है, अरुणाचल में, सभी क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। तो वो हम आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बताने वाले हैं विस्तार से। तो अब यहाँ मानसून के बारे में देखते हैं। मानसून क्या है? एक अरबी शब्द मौसम से बना हुआ है। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम का अर्थ होता है मौसमी पवन। जो मौसम के साथ जो पवन चलती है उसे हम मौसमी पवन कहते हैं। तो मानसून दो प्रकार का है, एक ग्रीष्मकालीन मानसून, एक शीतकालीन मानसून। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून क्या है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कहने का अर्थ है कि इसका जो निर्माण है वो दक्षिण पश्चिमी, इसका निर्माण हिंद महासागर में होता है और अरब सागर में होता है, ठीक है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप की जब ग्रीष्मकालीन मानसून आता है तब जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, लेकिन जो भारतीय महासागर है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ से विंड जो चलती है तो वो जाके बारिश करवाती है। कहाँ पे? ऊपर में, उत्तर के क्षेत्रों में। उसके बाद बात करें आईटीसीजेड की बात हमने विस्तार से वहाँ पे की थी कि आईटीसीजेड क्या है। इसके बाद बात करें तो आईटीसीजेड भारत के ऊपर आ जाती होती है। क्या होती है? ऊपर होती है। ये कब से कब तक होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून जून से लेकर अगस्त या सितंबर तक। कहीं कहीं हमको अगस्त मिलता है, कहीं सितंबर मिलता है। अगर आपको एग्जाम में जून से अगस्त दे तो आप जून से अगस्त मार के आइएगा, यदि आपको जून से सितंबर दे तो जून से सितंबर मार के आइएगा। और यदि ऐसा कंडीशन हो कि जून से अगस्त भी दे, जून से सितंबर भी दे, तो आप जून से अगस्त मिनिममली मार के आइएगा, क्योंकि यही एग्जैक्ट आंसर होगा। ये गर्म एवं क्या है? आर्द्र पवनें हैं। भारत में ये वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने अभी आपको बताया कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये क्या करती है? हिंद महासागर से शुरू होती है और ये भारत में वर्षा करवाती हैं। इसकी दो शाखाएं, एक तो अरब सागर की शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हैं। आगे बात करने वाले हम लोग शीतकालीन मानसून। ये शीतकाल में उत्पन्न होती है, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है। ये भारतीय महाद्वीप पर क्या करती है? हाई प्रेशर बनाती है और हिंद महासागर में लो प्रेशर बनाती है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। और ये क्या करती है? उत्तरी पूर्वी मानसून है तो ये कहाँ उठती है? ये बंगाल की खाड़ी में उठती है और ये कोरोमंडल तट पर जाकर क्या करती है? बारिश करवाती है। इसका सामान्यतः जो है इसका पवन क्या है? कैसा है? शुष्क है। अब बात करें भारतीय मानसून में अंतराल क्यों होता है, इसके क्या कारण रहे हैं? तो इसका कारण जो है पवन का तट के समानांतर प्रवाहित होना, इसका एक पहला कारण है। दूसरा कारण है इसके दाब में अचानक से जो परिवर्तन होते रहते हैं उसके कारण। और तीसरा है आर्द्रता का समाप्त होना। आगे बात करें मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो थार मरुस्थल है। मानसून को प्रभावित कौन करता है? थार मरुस्थल। तिब्बत का जो पठार है, पछुआ सिस्टम किस प्रकार प्रभावित करता है ये तो आप जानते होंगे, इसके बारे में हम सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो थार मरुस्थल और जो तिब्बत का पठार है वो इस पर क्या करता है? सकारात्मक प्रभाव डालता है। और जो एल नीनो है ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। कैसा डालता है वो हमने आपको पीछे बताया है। भारत में जो सूखे की समस्या है वो एल नीनो के कारण ही आती है। जब एल नीनो आता है तो भारत में क्या होता है? सूखे की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये बारिश नहीं होने देता है, ठीक है। ये क्या करता है? बारिश नहीं होने देता है। बात करें लालिना। लालिना क्या है? भारत के लिए बहुत ही अच्छी है। ये भारत के लिए वरदान साबित होते हैं, क्योंकि ये भारत में भारी वर्षा करवाती है। और जो पछुआ स्ट्रीम है इसे पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। उत्तर भारत में ये किसके लिए? शीत ऋतु में वर्षा करवाने के लिए भी जिम्मेदार है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। एंड यहाँ पे आपको ज्योग्राफी अब एक दो लेक्चर में अभी कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का जो रिवीजन है। उसके बाद हम लोग MCQ सीरीज लाने वाले हैं, उसमें आपको लगभग क्वेश्चन मिलेंगे 250-150 मिल जाएंगे।